तो नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 5 सितंबर और आज शिक्षक दिवस भी है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, स्मरण करते हैं कुछ पुराने करंट अफेयर को जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा, तो इसका नाम क्या है ये बताओ। अभी मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन आपको रिकॉल करो आप इसको कि कितने प्रश्नों के उत्तर इसमें से आप दे सकते हो। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा ये भारत के किस राज्य में रोपा जाएगा या रोपा गया है? और तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ऑपरेशन ओलिविया। और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है, ये बताना है आपको। और अमेरिका की किस वैक्सीन को भारत की चौथी कोविड-19 वैक्सीन के रूप में मान्यता मिली है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS विक्रांत। और दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा ये कहाँ पर रोपा गया है? तो ये गुवाहाटी असम में रोपा गया है जून 2021 में। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा सन 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है किसको? तो ताज होटल को दिया गया है। ठीक है, ताज होटल। और एक प्रश्न और था, बीच में छूट रहा है कि तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा राज्य है, वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। और अमेरिका की किस वैक्सीन को भारत की चौथी कोविड-19 वैक्सीन के रूप में मान्यता मिली है? तो ये कौन सी वैक्सीन थी, याद है आपको? जी हाँ, मॉडर्ना। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 29 जून 2021 को अमेरिका कंपनी की मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में आपात प्रयोग की अनुमति दी थी। तो ये कुछ प्रश्न हो गए, और अब एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, इसका उत्तर दूंगा मैं वीडियो के अंत में। रिकॉल करो कि जून के पहले सप्ताह में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया था? तो इसका उत्तर आप लोग लिखो, वीडियो के अंत में मैं इसको आंसर करूंगा। और अब बात करते हैं कल के करंट अफेयर की। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क शहर में उष्णकटिबंधीय तूफान ईडा ने काफ़ी तबाही मचाई थी। तो इसका ओरिजिन था कहाँ से? मैक्सिको से था। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान मिला है किसको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। और ये भी याद रखना कि भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें टॉप पर कौन सा है? IISc बेंगलोर। ठीक है, और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया सितंबर का पहला सप्ताह। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया गया था अगस्त का पहला सप्ताह, ये भी आपको याद होगा। हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने सुपर फॉलो नामक एक फीचर लॉन्च किया है? तो ये ट्विटर ने लॉन्च किया है, लेकिन अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है। और 6 सितंबर 2021 को किसे राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखना, भारतीय नौसेना एविएशन को यह सम्मान दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 6 सितंबर को। और निम्नलिखित में से किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो उत्तर हो जाएगा इंडिया, भारत। और हाल ही में राज्यसभा के महासचिव कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर परसाराम पट्टाभिकेशव रामार्चुएलु। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 सितंबर को। और किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने यूव्रीद लाइफ नामक दुनिया का पहला पौधा आधारित स्मार्ट एयर प्योरीफायर लॉन्च किया है? तो इसे बनाया है IIT रोपड़ और IIT कानपुर ने मिलकर। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस में घोषित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 का विजेता 5 लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं? डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान, रॉबर्टो बैलोन फिलीपींस, स्टीवन मुंशी अमेरिका और इंडोनेशियाई वासडॉक। ठीक है, और ZPAD 2021 ये आयोजित कर रहा है रूस। इसमें कुल मिला के 17 देशों को आमंत्रित किया गया है। 9 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 8 इसमें पर्यवेक्षक हैं। इंडिया जो है वो पार्टिसिपेटर है, और चाइना और पाकिस्तान जो है वो ऑब्जर्वेटर में शामिल हैं। हाल ही में IMF ने भारत का SDR कोटा बढ़ाकर कर दिया है कितना? 12.57 अरब
तो ये थे कल के प्रश्न। अब बारी है आज की वीडियो की। तो ये रहा पहला प्रश्न, ये बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों के बारे में। तो पहला स्थान मिल गया है किसको? विराट कोहली को। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। एक लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो दुनिया के जो सबसे तेज गति से 23,000 रन बनाने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, तो 490 पारी में बनाया है किसने? विराट कोहली ने। 522 पारियों में सचिन तेंदुलकर ने 23,000 रन का जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा था उसे पार किया था। 544 पारियां खेली थी रिकी पॉन्टिंग ने। 551 पारियां जैक कैलिस ने। 568 कुमार संगाकारा श्रीलंका ने। 576 राहुल द्रविड़ ने। और 645 में पार किया था इसे एम जयवर्धने ने। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में बेहद खास उपलब्धि को हासिल किया है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 पारी के आधार पर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 17.4 ओवर में चौकों के साथ अपने 23,000 रन पूरे किए हैं। इसके साथ वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह कमाल करने वाले तीसरे व कुल 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। तो विराट ने 490 पारियों में यह कमाल किया है। इसके पहले सचिन ने 522 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करी थी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें, कुछ रिकॉल करवाते हैं क्रिकेट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि याद रखना, आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। ऐसे प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं। और वर्तमान सीईओ कौन है? जियोफ एडोर्लिस हैं। और आप जानते ही हैं आईसीसी का जो मुख्यालय है दुबई में है। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सौरभ गांगुली है। तो आप जानते हैं सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। और पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। और महिला टीम के कोच कौन बने हैं? पूर्व स्पिनर रमेश पंवार। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अंतर्गत जो पुरुष खिलाड़ी बने वो थे बांग्लादेश के साकिब अल हसन। और महिला खिलाड़ी कौन थी? वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2021 के लिए। और शेफाली वर्मा, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली ये पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई, भारतीय महिला बल्लेबाज ये बन गई हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे, ये बताओ कि सुरेश रैना की एक ऑटोबायोग्राफी आई है तो उसका नाम क्या है? ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे और इसका उत्तर मैं दूंगा कल। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों यानी कि प्राइवेट जो वहाँ पर डीलर्स हैं उनके साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है उमंगोट नदी की। तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है। इतनी स्वच्छ है, आप देख सकते हो अगर नाव इस पर तैरती है तो उसकी परछाई भी आप देख सकते हो। इसके जल का जो प्रत्येक पत्थर है उसको भी आप देख सकते हो। तो बहुत ही स्वच्छ नदी है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय की उमंगोट नदी है। ठीक है, और इसमें जो पानी है वो इतना साफ है कि आप खुद ही फील करोगे कितना साफ है। फिलहाल उमंगोट को दावकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बात है मेघालय की, तो ये रहा मेघालय, ये यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये पौधा ये जरूर देख रहे होंगे आप, इसे कहते हैं घटपांडी। तो घटपांडी पौधा एक मांसाहारी पौधा होता है। तो ये भक्षण कर लेता है किसका? कीट पतंगों का। और ये भी मेघालय में ही पाया जाता है। तो ये भी याद रखना। मेघालय की स्थापना हुई थी कब? 1970 में 1 अप्रैल के दिन। राजधानी शिलांग है। कुल मिला के 11 जिले हैं। यहाँ पर जो आधिकारिक भाषा है वो गारो और खासी है। और याद रखना कि जो झूम खेती होती है वो मेघालय में अभी भी प्रचलित है। झूम खेती में क्या होता है? झूम खेती में जंगलों को, पेड़ों को जला दिया जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है। और जब वहाँ पर पैदावार कम हो जाती है तो नेक्स्ट मतलब अगले क्षेत्र के जो पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको जला दिया जाता है। तो यह पर्यावरण के लिए बड़ी ही घातक विधि है। लेकिन ये विधि अभी भी मेघालय में चर्चित है। और ये भी है कि पूर्वी शिलांग पीक से निकलती है उमंगोट नदी। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को शुरू तो किया गया था, लेकिन अब फिलहाल इसे रोक दिया गया है। तो अब एक प्रश्न आप लोगों से, ये बताओ कि मेघालय में क्या कोई नेशनल पार्क है क्या? कोई नेशनल पार्क मेघालय में है क्या? हाँ, कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो नोकरेक, दूसरा है बालपक्रम, तीसरा सिजू बर्ड सेंचुरी है, और नोंगखिल्लम और बाघमारा। ठीक है, तो ये हैं 5 नेशनल पार्क जो कहाँ पर स्थित हैं?
मेघालय में स्थित है और एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। खासतौर से ये बाघमारा और नोकरेक के बारे में अक्सर जो एग्जामिनर होते हैं उनके दिमाग में प्रश्न बन ही जाता है और वो पेपर में लिख डालते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? तो एक प्रश्न का उत्तर आप और दो। अभी मैंने कल परसों के वीडियो में आपको पढ़ाया था कि आर्मी 2021 नामक एक ऐसा ही एग्जीबिशन हो रहा है, तो इसे कौन सा देश आयोजित कर रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा रसिया। रिकॉल करना जरूरी है। तो अब बताओ कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा गांधीनगर, गुजरात में। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब गांधीनगर गुजरात में होगा 2022 वाला, तो इसके पहले कब हुआ? अब देखिए फ्रेंड्स, इसे जो है हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। तो 2020 वाला जो आयोजन था वो कहाँ पर हुआ था? यूपी में हुआ था। यूपी में आपको याद आ गया होगा कि लखनऊ में हुआ था। तो अब जो अगले साल डिफेंस एक्सपो होगा वो गुजरात के गांधीनगर में होगा। इसमें रक्षा मंत्रालय देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करती है। साथ ही दूसरे देश और रक्षा सामान बनाने वाली कंपनियां भी हिस्सा लेती हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि आधुनिक हथियारों से लेकर टैंक और मिसाइल की प्रदर्शनी का यह आयोजन नेक्स्ट ईयर 2022 में 11 से 13 मार्च के बीच में होगा। तो अगर आप रहते हैं गुजरात या उसके आसपास तो जाइएगा ज़रूर, बड़ा मजा आएगा देखने में। बहुत सारी मिसाइलें देख पाएंगे, टैंक देख पाएंगे। इसका मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल में होता है और पिछली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन 5 से 9 फरवरी 2020 को लखनऊ में हुआ था, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था और 12 लाख से ज़्यादा लोग इसे देखने भी पहुंचे थे। साल 2014 तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होता था, लेकिन मौजूदा NDA सरकार के सत्ता में आने के बाद हर बार इसके आयोजन की जगह बदली है। और 2016 में एक्सपो का आयोजन हुआ था गोवा में, 18 में चेन्नई, 20 में लखनऊ और 2022 में गुजरात गांधीनगर में। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाओं में समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो अब आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहनी चाहिए। जो भी कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ इसको आप नोट डाउन करते रहिए और रिवीजन ज़्यादा करिए, ठीक है। जितना पढ़ते हो नया, अगर उसमें कम भी पढ़ा आपने तो चलेगा, लेकिन रिवीजन नहीं किया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और करंट अफेयर के लिए आप नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स नहीं बना पाते हैं तो PDF का सहारा लीजिए, लेकिन PDF जब आप पढ़ें तो फिर भी उसको आप नोट जरूर कीजिएगा। हाँ, पिछले 8 महीने की जो PDF है, एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। संपूर्ण PDF मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो PDF आप परचेज करोगे इसमें पूरी व्याख्या भी मिलेगी। जितने फैक्ट मैं आपको बताता हूँ सारे फैक्ट भी आपको मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो अगर इस PDF की ज़रूरत आपको फील हो रही है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसे डाउनलोड करने का। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के हाल ही में नए सदस्य कौन कौन से देश बने हैं? अब एक प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक रूप से आना चाहिए कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये बैंक किसकी बैंक है? तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ की बैंक है, यानी कि जो ब्रिक्स देश हैं उनके द्वारा इस बैंक का निर्माण किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो फिलहाल आगे बताएंगे। अभी आप ये जान लो कि NDB के बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देशों को अभी सदस्य बनाया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिक्स देशों के अलावा अन्य देशों को भी इसमें एंटर किया गया है, इसमें प्रवेश मिला है। तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स सदस्य देशों के नव विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने विस्तार योजना के तहत नए सदस्यों के रूप में UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश को स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। यह पहला मौका है जब दूसरे देशों को NDB के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये हैं ब्रिक्स। तो 2015 में NDB का गठन हुआ। ये जो बैंक था ये अस्तित्व में कब आया था? 2015 में आया था। बैंक का मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? शंघाई, चीन में। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। और इसका काम संबंधित देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है, यानी कि वैश्विक वृद्धि और विकास के बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों का मौजूदा प्रयासों को आगे बढ़ाना। NDB के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्कोस ट्राइजो। और NDB के पास $100 अरब की अधिकृत पूंजी है। गठन के बाद से NDB ने अपने सदस्य देशों की कुल $30 अरब की 80 परियोजनाओं को मंजूरी भी दी है। अब एक प्रश्न आपसे, ये बताओ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा इसका फिलीपींस, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है फिलीपींस के बारे में। तो आपको याद आ गया होगा कि फिलीपींस का मतलब हो गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अभी हाल ही में 5 लोगों को दिया गया और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो प्रश्नों को ऐसे रिलेट करके आप याद रखोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा फिलीपींस और इसके अध्यक्ष हैं मासासुगु असाकावा। स्थापना हुई 15 जुलाई 2014 को। अब आपको एक पॉइंट और भी याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने जून 2021 में तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे यानी कि CKIC में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए $484 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किसके बीच हुआ है, ADB और भारत सरकार के बीच में। तो याद रखना कि ADB का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस में है, जबकि NDB का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये चाइना में है। तो दोनों में जरा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको याद रखना होगा इस डिफरेंस को भी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तो आपको याद होगा 2 सितंबर का करंट अफेयर मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और आपको बताया था कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भारत के लिए किसने पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो उत्तर था इसका अवनी लेखरा, और अवनी लेखरा ने अब एक रजत पदक भी जीत लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अवनी लेखरा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें इनके बारे में कि ये जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। उम्र अभी मात्र 19 वर्ष है। 11 वर्ष की अवस्था में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो डैमेज हो गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने इतिहास बना दिया है, इतिहास रच दिया है। तो भारत की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल की P3SH1 स्पर्धा में कांस्य जीता है। क्या जीता इन्होंने कांस्य जीता है। तो याद रखना कि 1 गोल्ड जीता इन्होंने और 1 ब्रोंज जीता इन्होंने। 1 गोल्ड और 1 ब्रोंज, कुल मिला के 2 पदक इन्होंने अब तक जीत लिए हैं। और पैरालंपिक गेम जो हैं ये 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलेंगे। तो फिर थोड़ी सी उम्मीद आज और बाकी है, देखते हैं कि कितने पदक भारत लेकर आता है। फिलहाल अभी तक भारत 13 पदक के आसपास जीत चुका है। अवनी ने 445.9 का स्कोर करते हुए इस पदक पर कब्जा किया था और टोक्यो पैरालंपिक में अवनी का यह दूसरा पदक है। इसके पहले वो गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है। तो याद रखना कि 30 अगस्त को उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल और इसके बाद उन्होंने जीता है एक ब्रोंज मेडल, ठीक है। तो अवनी लेखरा इन्होंने इतिहास रच दिया है, अब ये इतिहास में अमर हो गई हैं। 111 गोल दागने के बाद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, याद करो, ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। और इन्होंने आयरलैंड को अभी हाल ही में हराया है। फिलहाल इतना तो अब आपको याद रखना ही है कि वर्तमान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये दुनिया के सबसे अधिक गोल दागने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और ये खिलाड़ी हैं पुर्तगाल के। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है JB महापात्रा, ठीक है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये प्रकाश चंद्र मोदी की जगह लेंगे। बात करते हैं CBDT के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्थापना 1924, मुख्यालय नई दिल्ली और वर्तमान में अध्यक्ष हैं JB महापात्रा। पूर्व अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र मोदी। ये बताओ कि सोलंग त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है। सोलंग त्यौहार जो है ये किस राज्य का त्यौहार है। तो ये त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे जो है नियर अबाउट अगस्त या सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और एक जनजाति समुदाय है जिसका नाम है आदि, याद रखना, आदि जो जनजाति समुदाय है तो उसी के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, सोलंग त्यौहार। और ये जो त्यौहार है ये कृषि कार्य से संबद्ध है, इसलिए यह एक कृषि पर्व तरह मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलता है। अब यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि उत्तराखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके का एक त्यौहार कृषि कार्य के समय मनाया जाता है। तो आपको याद आया हरिला त्यौहार। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड में तो हरिला मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो संबंधित त्यौहार है उसका नाम क्या है, ये आप बताएंगे कमेंट करके। आप थोड़ा सा गूगल करिए, मेहनत करिए ताकि फैक्ट आपको याद रहें। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर है जिसने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। अब सामने जो दिखाई दे रहा है और ये पक्षी जो दिखाई दे रहा है, इसको देखकर कुल मिला के 22,000 तस्वीरों में से इस तस्वीर को चुना गया है। तो खास बात आपको क्या नजर आ रही है, आपको बताता हूँ। देखो, मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेक्जांद्रो प्रीतो
इन्होंने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार टार्क लाइट सीमा की दीवार पर घूरते एक रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए पुरस्कार जीता है, जो हैरान की तरह दिखता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो एक कांटेदार दीवार बनाई गई है उसको ये देख रहा है, ठीक है। और ये जो पक्षी है, ये कौन सा पक्षी है? यह एक रोड रनर पक्षी है जो कि हैरान होकर इसे देख रहा है कि ये क्या बन गया यार। और इस छवि को नाम दिया गया है अवरुद्ध, यानी कि ब्लॉक्ड। और बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में कुल $5000 का नगद पुरस्कार मिलता है। डॉलर नहीं, यूरो है ये, ठीक है। 5000 यूरो का नगद पुरस्कार मिलता है। और 73 देशों की कुल 22000 एंट्रीज थी जिसमें ये जो फोटो है चुनी गई है। तो बड़ी ही अच्छी फ़ोटो लग रही है मुझे भी, जानने के बाद कारण ये तस्वीर और भी प्यारी हो जाती है। और ये तस्वीर आपको याद आई, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, ये तस्वीर आपको याद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि केरल के थॉमस विजयन ने पेड़ से चिपके एक ओरंग उटन की तस्वीर के लिए 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी पुरस्कार जीता था। नेचर टीटीएल फोटोग्राफी पुरस्कार जीता था केरल के थॉमस विजयन ने। तो ये जो तस्वीर है ये भी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वैसे भी तस्वीर बड़ी ही अच्छी लग रही है मुझे भी, ठीक है। और याद रखना कि इसके अंतर्गत कुल 1500 पाउंड यानी कि 5 लाख रुपए का भव्य पुरस्कार जीता था केरल के थॉमस विजयन ने, ठीक है। और अब बात करते हैं जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में, उसको आंसर करते हैं। तो जून के पहले सप्ताह में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शीर्ष स्थान दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका रिया चक्रवर्ती। कभी कभी कुछ लोग यूं ही नेम फेम कमा लेते हैं। तो ये नाम काफ़ी चर्चा में रहा था, किसकी वजह से? सुशांत सिंह राजपूत की वजह से। और यही वजह है कि लिस्ट में इस नाम ने जगह बनाई है। और अब प्रश्न है 232 जो कि मैंने कल पूछा था आपसे। प्रश्न था कि हाल ही में समाचारों में रहा योंगब्योन परमाणु रिएक्टर किस देश में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर कोरिया में योंगब्योन परमाणु रिएक्टर को लेकर पूरी दुनिया में फिर से चिंता व्याप्त हो गई है। कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिर से अपना परमाणु रिएक्टर शुरू कर लिया है। यह रिएक्टर 5 मेगावाट क्षमता का है और उत्तर कोरिया के योंगब्योन परमाणु परिसर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया ने अपने योंगब्योन परमाणु रिएक्टर को फिर से शुरू कर दिया है। और संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के निरीक्षकों को निष्कासित किए जाने के बाद भी उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार विकसित करना जारी रखा है। तो एक ऐसा देश जिसके हाथ में मतलब ऐसा हथियार होगा तो जाने क्या करेगा वो। 2017 में अपना अंतिम परीक्षण किया था उत्तर कोरिया ने। और रिएक्टर प्लूटोनियम का उत्पादन करता है जो अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के साथ परमाणु हथियार बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 अहम अवयवों में से एक है। और इसके बाद पूरी दुनिया चिंतन मनन में लगी है कि किम जोंग उन क्या करने वाला है। फिलहाल एक प्रश्न आपके लिए, ये बताइए कि हाल ही में चर्चित स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किताब का नाम आपको जरूर याद आया होगा, मैंने बताया था इसके बारे में आपको। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक किताब को किसने लिखा है? तो यहाँ पर कुछ नाम है, इनमें से एक नाम आपको चुनना है और टेलीग्राम पर आपको जुड़ जाना है। यहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको शेयर की जाती हैं, सारी चीज़ें आपको शेयर की जाती हैं, PDF शेयर की जाती है, वीडियो का लिंक शेयर किया जाता है। और वो सारी चीज़ें जो मैं आपसे यहाँ पर नहीं कह पाता, ये सारी बातें मैं आपसे टेलीग्राम पर आकर कहता हूँ, दिन भर कहता हूँ। तो सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आ जाइए और मेरी बात को वहाँ पर सुनते रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है इसको तैयार कर ही डालिए। और इसके लिए अगर आप चाहें तो PDF की हेल्प ले सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। कुछ पैसे जो आप देते हो ये आपके लिए किया गया सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसका अच्छा रिटर्न आपको मिलता है एज ए जॉब के लिए, ठीक है। और जो PDF तैयार करती है हमारी टीम, जो PDF तैयार करती है, उनकी भी रोजी रोटी इसी से चलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।